घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। पूर्व कोयला सचिव के बयान से प्रधानमंत्री चौतरफा घिरे, बीजेपी ने मांगा मनमोहन का इस्तीफा। और मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने पर विरोध के बाद आडवाणी का यू टर्न, लेकिन दिल्ली सीएम उम्मीदवार पर टेंशन बरकरार। सबसे पहले बात करेंगे कोयला घोटाले को लेकर। बीजेपी के निशाने पर ही नहीं, तमाम तरह के हमले को प्रधानमंत्री को झेलना पड़ रहा है। सीबीआई ने 14वां एफआईआर दर्ज किया है और उस एफआईआर में पीसी पारीक जो पूर्व सचिव थे उनको और कुमार मंगलम बिरला जो देश के एक बड़े उद्योगपति हैं उनका उसमें नाम शामिल किया है। और इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े उठ गए। सबसे पहले तो जो पूर्व सचिव थे उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई को लगता है कि इसमें साजिश हुआ है तो प्रधानमंत्री साजिश करता है। हमारे साथ 3 नए मेहमान हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश कुमार जी हैं, उपेंद्र प्रसाद जी हैं और बीजेपी के नेता हैं नंदकिशोर गर्ग साहब। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इससे पहले कि आपको हम बताएं कि इस पे किस तरह से हम चर्चा को आगे ले जाना चाहते हैं, जो अलग अलग राजनीतिक दल के नेता हैं, चाहे वो सरकार के चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर जो बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे और ये जो सारा घटना चक्र है, घटनाक्रम है, उसको उच्चतम न्यायालय देखेगा, यह हमारी अपेक्षा है। क्योंकि वो अगर निगरानी कर रहे हैं तो ये जो बीच में घटनाएं हो रही है उसको भी तो वो समझेंगे। और इसलिए एक महाघोटाला, उसको छुपाने की एक महाकोशिश, और उसी कोशिश का हिस्सा है कि अधिकारियों को दबाओ। अनेक जो कंपनियां हैं जिन्होंने फर्जी क्लेम्स किए थे या जिन्होंने अपना लाइसेंस बेच दिया, 2G जैसा केसेस है, जो पॉलिटिकल लोगों के खदाने हो गए, उन पर कार्रवाई नहीं होती दिखाई देती है। और ऐसा जब घटनाक्रम सामने आता है तो सीबीआई के दुरुपयोग का यह भी एक मामला बनता है। और इसलिए वो उसमें मैं ज्यादा इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय निगरानी कर रहा है। हम केवल अपेक्षा करेंगे कि दैट द सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली टेक नोट ऑफ द व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। लेकिन हम मांग करेंगे, फिर से दोहराएंगे कि प्रधानमंत्री अब तो इस्तीफा दो। पारेख ने साफ कहा है कि सीबीआई को यदि लगता है कि कोई साजिश हुई है तो उन्होंने बिरला और मुझे ही क्यों चुना, प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं लिया गया। अगर साजिश हुई है तो इससे जुड़ा हुआ जो लोग हैं वो साजिश का हिस्सा है। और साफ है कि इस समय, जिस समय की ये बात है, उस समय प्रधानमंत्री खुद कोयला मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। उपेंद्र जी, जिस तरह से कोयला घोटाले की चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, एक बात बहुत साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए अब किसी को भी, किसी भी तरह के, क्या यही एक संदेश, संकेत मिल रहा है कि प्रधानमंत्री को साफ रखना है, प्रधानमंत्री को बचाना है, उसी की सारी कवायद है। अब देखिए, पूरी जो सरकार है उसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। वह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, सीबीआई हो, जो भी एग्जीक्यूटिव है उसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री हैं। और वही अगर जब उन्हीं पर जब शक की उंगली उठ रही है तो इसके बाद होना तो यह चाहिए था कि वो इस्तीफा दे दें, किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते, उसके बाद ये जांच हो सकती थी। अगर वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, उसके बाद यह उम्मीद करना कि सीबीआई सही ढंग से जांच कर लेगी, यह अपने आप में ही हमें लगता है कि अपने आप को धोखा देना, अगर ऐसा कोशिश चल रहा है तो उनका प्रधानमंत्री के पद पर बना रहना ही काफी है कि यह जांच है जो सही दिशा को नहीं पकड़ेगी। और वही हो रहा है। इसको चाहे जिस तरह से कह दें जी, दाएं से आप आरोप लगाइए, बाएं से लगाइए, ऊपर से लगाइए, नीचे से लगाइए, लेकिन सच्चाई यही है कि मनीष तिवारी सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो मनीष तिवारी सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने क्या कहा है। इस जांच का मुआयना उच्चतम न्यायालय खुद कर रहा है और जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है।
सरकार ने जांच के साथ पूरी कोऑपरेशन निभाई है। जो भी कागज मांगे गए हैं, जो भी दस्तावेज देने जरूरी थे, वो सारे दस्तावेज और कागज मुहैया करवाए गए हैं। तो इसलिए जब जांच प्रक्रिया चल रही हो और उसका मुआयना या उसका निरीक्षण उच्चतम न्यायालय कर रहा हो, तो उस समय गैर जिम्मेदाराना और बेतुके और बेबुनियाद बयान देने का कोई तुक नहीं बनता है। तो इसलिए जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने पूरी तरह से जांच एजेंसी के साथ कोऑपरेट किया है। सरकार कोऑपरेट करती रहेगी और ये जो सारा मामला है वो जांच एजेंसी और उच्चतम न्यायालय के बीच है। अवधेश जी, बेतुका बयान आपने सूचना एवं प्रसारण मंत्री को सुना। मनीष तिवारी वही है जो पहले ऑर्डिनेंस के फेवर में थे, फिर बाद में उसको उन्हीं का आलोचना उन्होंने शुरुआत की थी राहुल गांधी के बयान के बाद। कांग्रेस के तमाम नेता का इस तरह का बयान देना बड़ा स्वाभाविक सा लगता है। मंत्री भी हैं, नेता भी हैं, लेकिन जो बातें अब जो पूर्व सचिव, कोयला सचिव जो बात कह रहे हैं, वो सचिव थे प्रधानमंत्री कोयला मंत्रालय के प्रभार को खुद देख रहे थे। और ऐसे में जब आप सचिव, पूर्व सचिव को आप जब एफआईआर में नामजद करते हैं, तो क्या पीसी पारीख का जो सवाल है वो गैर वाजिब है? देखिए, इसको तीन दृष्टि से देखिए जी। पीसी पारीख ने यह नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री का नाम एफआईआर में डाला ही जाए। पीसी पारीख का मानना है कि हिंडाल्को को जो हमने तालावीरा खदान का आवंटन किया था वो बिल्कुल नियमों के अनुकूल था। हिंडाल्को कंपनी डिजर्व करती थी, उनका एप्लीकेशन पहले आया था, उन्होंने उनके फाइनेंशियल कैपेसिटी ठीक थी, उन्होंने वाटर अवेलेबिलिटी की जो बात की थी और भी बातें की थी, वो सब प्रबंधन की बात उनके पास थी। तो हमने जो है बिल्कुल सही तरीके से किया। अगर मैं गलत हूं तो चूंकि सिग्नेचर तो प्राइम अंतिम आदेश प्रधानमंत्री का होता है, अगर इसमें भ्रष्टाचार है तो फिर प्रधानमंत्री कैसे आरोपी नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल यही इसका मतलब साफ है। और ये देखिए, ये पहले नहीं है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है दिलीप जी। पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता के खिलाफ एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुका है, खासकर जिंदल के मामले में। वो भी स्क्रीनिंग कमेटी, कोयला सचिव थे, स्क्रीनिंग कमेटी का जो कोयला के कोल एक सेक्रेटरी होता है जी, वो आवंटन के स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन भी होता है। उसको ही सारी जांच परख करके और संबंधित मिनिस्टर को रिपोर्ट करनी होती है कि जो जो आवेदन आए हैं इनमें कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है, किसकी कैपेसिटी। आप ये देखिए, सीएजी ने जब इस पूरे मामले को उजागर किया था तो पीसी पारीख का नाम एक विसल ब्लोअर के तरह से देखा गया था। वही कह रहा हूं। आप ये देखिए, सीबीआई ने जब एफआईआर दायर किया है, ये 14वां एफआईआर है, उसमें आप उस व्यक्ति को जिसने तमाम इस घोटाले का खुलासा किया, उजागर किया, यही मैं कहना चाह रहा हूं, आप लेके एफआईआर में डालते हैं। संकेत क्या है? देखिए, एक ईमानदार अफसर है शिबू सोरेन, इसको हटाना चाहते थे उस समय, कितना उसके शिबू सोरेन के जाने के बाद भी लगातार ये दबाव बना हुआ है जी। अब इस व्यक्ति को सीबीआई लपेटे में ले रही है, तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं इस समय जो सत्ता के अंदर का पावर स्ट्रगल है वो हमको देखने को मिल रहा है। एक तो ये है, दूसरा यह है कि एक प्रतिशोध का भाव भी कहीं ना कहीं पीछे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि सीबीआई बिल्कुल स्वतंत्र है, ऐसा है, ये भी नहीं है, लेकिन दिखाने की भी कोशिश करती है। क्योंकि 5-7 दिन पहले कुमार मंगलम बिरला राहुल गांधी के साथ सुल्तानपुर में एक सभा में थे, अमेठी में एक सभा में दिख रहे थे। तो ये हमारा जो सत्ता तंत्र है उसमें इतना कंफ्यूजन है इस समय कि कौन उसका पार्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है। और देश में सरकार की अथॉरिटी बिल्कुल छीन हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को किसी के खिलाफ एफआईआर करने के लिए रोक नहीं सकता है। अगर पारीख को सजा होती है, इसका मतलब यही है कि एचसी गुप्ता, और आप पहले भी, आपको ध्यान है ना कि प्राइम मिनिस्टर कार्यालय के 2 डायरेक्टरों से पूछताछ की जा चुकी है, एक बीनी महाजन और आशीष गुप्ता से। यद्यपि उनके खिलाफ जो है केस नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। टीके नायर जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, निजी सचिव थे, उनसे पूछताछ की जा चुकी है। और ये सब पारीख के ही
पारिक ने जो कुछ भी कहा था उन सब के आधार पर ही चीजें हो रही हैं। तो ये इंटरनल पावर स्ट्रगल का भी एक कारण हो सकता है कि इनके खिलाफ सबूत सीबीआई तक पहुंचाया गया हो, मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन कुल मिला के आप देखिए कि भारत सरकार की और भारत देश की दुनिया में छवि कैसे बन रही है। सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर मंत्रालय था और भ्रष्टाचार हुआ तो उस व्यक्ति को त्याग पत्र देके हटने में क्या समस्या है? बाकी कोई त्याग पत्र दे हट जाए, प्राइम मिनिस्टर को क्या समस्या हो रही है? यह सवाल है कि उनको नंबर 1 बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। लेकिन उनको तो उसी समय त्याग पत्र देना चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी का संरक्षण है, सोनिया गांधी जिसको चाहेंगी, जिस दिन चाहेंगी तभी हट पाएंगी वो। तो यह हमारे देश की अभी स्थिति है। इसमें आप क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं नंद किशोर जी? मैं अवधेश जी से सहमत हूं। और ये तो मुझे महाभारत में जो किस्सा आता ना, आगे रख के लड़ाई लड़ रहे थे, आज ये लगता है कि इसको मनमोहन सिंह को तो वो रोल दे रखा है कि इसको उसकी ईमानदारी का लबादा ओढ़े रखकर उसके पीछे पीछे सब गड़बड़ करते रहो। अगर आज हिंडाल्को के ऊपर केस दर्ज होता है, साथ में नाल्को भी है, नाल्को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, तो इस देश में कंफ्यूजन पैदा करके असली कल्प्रिट जो 10 लाख करोड़ का घोटाला जिसको सीएजी ने कहा, उससे ध्यान बांटने के लिए और ईमानदार अफसरों को, क्योंकि इनके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं होना, लास्ट में 1-2 साल के बाद ही हो जाए, कुछ नहीं मिला, परंतु इतनी देर में प्रधानमंत्री अपने 4-6 महीने जो बचे हुए हैं उसको आराम से निकालकर बदमाशों को बचाए, जिन्होंने लाइसेंस बेचे, जिन्होंने 1 इंच कोयला या 1 तोला कोयला निकाला नहीं और बेच दिया एज इट इज। हिंडाल्को इस देश का मल्टीनेशनल है। और कुमार मंगलम ग्रुप, मैं बिरला घराने को जब बचपन से स्टडी करता हूं, अलग अलग होने के बाद कुमार मंगलम या इनके पिताजी ने पहला इंडियन मल्टीनेशनल है जिसका वर्ल्ड के शायद 40 देशों में काम है। और मैं अवधेश जी की बात से सहमत हूं कि आज हमारी छवि कुमार मंगलम को एफआईआर दर्ज करके आप पूरे वर्ल्ड में भारतीय उद्योगपतियों की छवि खराब कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ पहला काम कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? जितनी भी खदान अलॉटमेंट हुई है, ऑक्शन होनी चाहिए, ये सब मान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी माना, पारख ने इसको शुरू किया था कि ये ऑक्शन होना चाहिए ट्रांसपेरेंट वे में, परंतु ये सो कॉल्ड एफआईआर दर्ज करके इस मामले को उलझा के किसी भी केस में जब ज्यादा कल्प्रिट बना दो, ज्यादा एविडेंसेस कर दो, वो केस मैं एज ए क्रिमिनल लॉ का विद्यार्थी के नाते मानता हूं, उस केस में से अल्टीमेटली जैन हवाला कांड की तरह एक लाइन लिखनी है जज में, हाउ एवर बेनिफिट ऑफ डाउट इज गिवन टू सो एंड सो, और बच जाता है आदमी। तो इस सारे मामले को इस दौरान राहुल का और मनमोहन सिंह का जो पावर स्ट्रगल है, अभी जो फूड का नया जो पार्क अमेठी में शुरू करके है, उसमें ठीक कह रहे हैं अवधेश, आज कुमार मंगलम के ऊपर अटैक करके या पार्क के ऊपर अटैक करके कांग्रेस को मालूम है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ना, वो अपने को बचाने की एक साजिश है। और इसके ट्रैप में हम सारे मीडिया भी आ जाते हैं और जनता भी शायद आ जाती है। इसलिए आवश्यकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी जरूर है, पर निगरानी का अर्थ ये नहीं, निगरानी में देखिए फाइल चोरी हो गई। हाँ, और उसके बाद अहम फाइल चोरी हो गई, और उसके बाद जिसका मर्जी चाहे आप नाम लिख सकते हो, 120B एक ऐसा सेक्शन है, आप मीडिया के नाम भी डाल सकते हो। जी वालों को परेशान करने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर बाद में नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आज नवीन जिंदल सांसद है, एफआईआर दर्ज हो गई तो उसको आप इतना तो कहीं पार्टी से निकालें, कोई किसी डिमांड किसी कांग्रेसी की सुनी क्या? क्योंकि वो उनका फाइनेंसर है। 10 जनपद में सारी गाड़ियां किसकी खड़ी है सबको पता है। आज इस देश के अंदर इतना सब कुछ मिल गया है, घालमेल हो गया है कि आज गैंगस्टर्स माफियाज का राज हो जाएगा। कोयले पर तो शुरू से ही है, सूरज भान सिंह का नाम सुना करते थे, अभी नए नए पैदा हो गए लोग। कोयला के मंत्रालय में, लोहे के मंत्रालय में शिबू सोरेन से जो चीजें शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री डायरेक्ट इंचार्ज है। और वैसे भी उपेंद्र जी ने भी ठीक कहा, प्रधानमंत्री के नाते तो सभी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, पर कोयला का तो बाई चांस उस समय वो स्वयं इंचार्ज थे। पारक के ऊपर, गुप्ता के ऊपर, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करके मामले को केवल डाइवर्ट कर रहे हैं और अंत में से कह देंगे कुछ नहीं हुआ। चलिए, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उपनेता है राज्यसभा में, उन्होंने क्या कहा? There has to be a fair investigation, and any fair investigation demands that the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh was also the coal minister when this massive scam took place for 4.5 years. The rules were deliberately delayed, and as far as the then coal secretary Mr. Parak is concerned, if there is an FIR, let there be a fair investigation. But the CAG found him to be a whistleblower. We all know it, very sure. He tried to change the entire system. In this light, surely we will demand a fair investigation, not an unfair investigation. And also,
any fair investigation would commend the Prime Minister Dr. Manmohan Singh role as the coal minister and that of his PMO must be properly and fairly and promptly investigated. इतना नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने जो बात कही वो भी आपको हम दिखाते हैं। कोल स्कैम में जो नया FIR हुआ है उसके बारे में मुझे टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि किस आधार पर CBI ने ये FIR किया है उनकी जानकारी में है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उस समय के जो कोयला सचिव थे तारक, उनकी अच्छी छवि थी IAS में जब तक वो नौकरी में रहे, और इसलिए उनके ऊपर FIR होना एक आश्चर्य की बात है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि पारेख साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी को अक्यूज बनना चाहिए तो अक्यूज नंबर 1 प्रधानमंत्री को स्वयं बनाना चाहिए CBI को, क्योंकि जितनी फाइलें थी उस समय इस घोटाले से संबंधित उसमें कोल ब्लॉक आवंटन का काम प्रधानमंत्री की मंजूरी से हुआ था, और जाहिर है कि मंजूर करने वाला जो अंतिम आदेश देता है वह ज़्यादा दोषी होता है उसकी तुलना में जो सिफारिश करता है। और इसलिए हमें आश्चर्य है इस बात पर कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन CBI ने अभी तक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की जो जांच करनी चाहिए थी वो जांच नहीं की है। और मुझे कोई शक नहीं है कि यह जांच भी 2G घोटाले की जांच के रास्ते चल रही है, जिसमें कुछ लोगों को दोषी करार दिया जाएगा, बाकियों को और खास करके प्रधानमंत्री को इसमें क्लीन चिट दे दिया जाएगा। हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड से और सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कैसे बचाव किया है? CBI ने कुछ हिंडाल्को के विषय में और पारेख साहब के विषय में कुछ कहा है, और यदि वो कुछ बातें अपने रिएक्शन में कह रहे हैं, अपने बचाव में कह रहे हैं, तो उसकी कोई कॉग्निजेंस लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जांच चल रही है, CBI द्वारा जांच की जा रही है। इसको आप उपेंद्र जी आप देखें, तमाम कांग्रेस के चाहे मनीष तिवारी हो चाहे हरीश रावत हो, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में तमाम जांच जो है चल रही है, लेकिन CBI किसके निगरानी में काम करता है ये सबको पता है। CBI पे सुप्रीम कोर्ट की खुद किस तरह की टिप्पणी थी वो भी सबको याद होगा कि जो पिंजरे में बंद ये तोता जो है, तो ये तोता पिंजरे में जहां बंद है, जिसके पास बंद है, वो तोता उसके बाहर कुछ काम कर सकता है क्या, ये सवाल उठता है। ये तो और ये जो पूरी की पूरी जिस तरह से इस पूरे घोटाले को अब देखिए, जिस तरह से इसकी जांच आगे बढ़ रही है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट उस चीज की निगरानी कर सकता है कि जो चीजें उसके सामने लाई जाती है, जो भी तथ्य लाए जाएंगे CBI के द्वारा, उसी की निगरानी की होगी, या जो तथ्य रिपोर्ट करेंगे या जो फिर उन डिमांड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी इन चीजों को आप सुप्रीम कोर्ट ने तो, लेकिन स्पेसिफिक डिमांड नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके पास जानकारी कहाँ है, जानकारी का सोर्स तो CBI है। तो वो एक जनरल कुछ कह सकते हैं कि वो अगर पता चला कि 20 फाइल गायब है तो कह सकते हैं कि 20 फाइल लाओ, लेकिन स्पेसिफिक जानकारी जो सप्रेस की हुई CBI, तो जानकारी तो सुप्रीम कोर्ट के पास है नहीं, तो वो कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती है कि ये पारिक कह रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR करो। वो जो भी सामग्री लाई गई है तो उसमें कोई सप्रेस ना कर दे, इतना काम तो कर सकता है, लेकिन जो लाया नहीं गया है, जो बतलाया नहीं गया है, जो किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेट किया भी गया तो उसको दबा दिया गया, मतलब आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के पास फॉरवर्ड जो किया जाएगा, जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जो भी कहा जाएगा, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी मॉनिटर जो करता है, तो वो जो उसके पास इंफॉर्मेशन से अवेलेबल रहते हैं, एक तो उसके थ्रू होता है, एक दूसरे सूत्रों के थ्रू भी होता है, दूसरे स्रोतों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास जानकारी जाने का कोई तरीका नहीं है कि कोई कहीं और से उसके पास जानकारी चली जाए, मीडिया वगैरह से कुछ से जाता हो, अदरवाइज कोई उसके पास तरीका नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं लगता है कि वो कहेगी कि भाई आप ज्यादा नहीं कह सकते इनको क्यों छोड़ दिया जो फाइनल लिया गया, लेकिन ये नहीं कह सकती है कि आप इन पर FIR कीजिए। सवाल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, वो देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, लेकिन फिर भी CBI के पास बहुत लिवरेज है।
अभी आपने देखा होगा कि फॉर्डर स्कैम का केस है बिहार में, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मामला चल रहा था लालू यादव राबड़ी देवी के खिलाफ, वहाँ का जो सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। फिर बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने मूव किया कि हम अपील करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, मना कर दिया। जो ही पॉलिटिकल लीडरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने मना कर दिया। फिर मामला पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ले गई कि भाई हमारे ट्रेजरी की लूट हुई है तो हम अपील करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा ठीक है आप कीजिए। फिर लालू जी चले गए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब उसके पीछे यही लॉजिक था कि भाई ठीक है, अगर ये इसका अधिकार क्षेत्र है सीबीआई का, आप बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, भले वो बिहार सरकार का फंड लूटा गया हो। तो ये जो टेक्निकलिटी बहुत सारी जो होती है माने टेक्नोलॉजी, वही मुलायम सिंह के टाइम हुआ, तो उसमें वही है, फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंद जाते हैं। तो इसमें हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर पाएगी। इसका यही तरीका है कि जब तक रेजीम में बदलाव नहीं होगा तो हमें लगता है कि इसका सही डायरेक्शन से जांच हो ही नहीं सकती। ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले आप ये CWG का जो मामला है उसमें कलमाड़ी कैसे बन गए, उसके हेड कैसे बन गए आयोजन समिति के, उसमें जो प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई जो कमेटी है उसने इनके खिलाफ बोला था कि इनको नहीं बनाया जाए, जो खेल मंत्री है उन्हीं को बनाया जाए। तो जो कमेटी है उसको ओवररूल करके प्रधानमंत्री ने बना दिया था। लेकिन उसके बाद 10 केस चुपचाप बंद कर दिए। प्रधानमंत्री की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। CWG के 10 केस चुपचाप बंद भी कर दिए गए। हाँ, तो वो उसमें भी कुछ नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर का, जबकि प्राइम मिनिस्टर का साफ इन्वॉल्वमेंट था, मतलब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट था, पर्सनल लेवल पर। वो जैसे इसमें सेक्रेटरी पर डाल सकते हैं, उसमें उस किसी पर नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप खेल मंत्री को बनाइए, जो कमेटी ने कहा था। हाँ, सुनील दत्त ने चिट्ठी लिखी थी, कमेटी ने कहा था। और उसके अलावा भी और एक थॉमस के मामले में, थॉमस जो जिनको बनाया गया CBC बनाया गया, उसमें प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट था पूरा। उन्हीं के 10 कमेटी प्रधानमंत्री ने बनाई, शंगलू कमेटी ने कहा शीला दीक्षित को दोषी है, क्या किया प्रधानमंत्री? तो वहां जाकर सब कुछ एक तरह से ब्लैक होल होता है ना, इसमें सब कुछ जाकर घुस जाता है, लापता हो जाता है। तो ये मनमोहन सिंह है जो अभी इंडियन पॉलिटिक्स के, इंडियन गवर्नमेंट के ब्लैक होल बने हुए हैं। जी, ये आप वहां पे तमाम चीजें जाके जो है जाकर विलुप्त हो जाती है, पता नहीं चलता है कि उसका क्या हो रहा है और क्या होगा। अवधेश जी, नहीं, मैं अंतरिक्षीय उनको प्रधानमंत्री को एकदम अंतरिक्ष का ब्लैक होल नहीं कहूंगा, कुछ ना कुछ पता चल जाता है। जी देखिए, इस सरकार की पूरी प्रतिभा घोटालों के भंडाफोड़ करने और भ्रष्टाचारियों को सजा देने की बजाय उसको ढकने और भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाया जाए इसमें लगी है। आप गहराई से ध्यान देखेंगे तो चाहे आप अभी 2G में PSC की रिपोर्ट को देख लीजिए, क्या स्थिति बनी है कि जेपीसी की क्या स्थिति बनी है। उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें बिल्कुल बड़ी कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर को भी बिल्कुल बड़ी कर दिया गया है, किया जा रहा है। जिस तरह से वोट हुआ है, वित्त मंत्री वोट के लिए एक राज्यसभा के नामित सदस्य की उसमें नियुक्ति की गई बढ़ाने के लिए, गांगुली की, और एक और सदस्य उसमें डाले गए। जब यहाँ 2 सदस्यों के जाने के बाद बाजाप्ता उसको बढ़ाया गया, विपक्षी सदस्यों ने अपना असहमति नोट दिया, चलिए वो रहेगा, लेकिन वो खत्म हो गया, लिपापोती कर दी 2G। क्योंकि और जो मुख्य आरोपी, आप समझिए ना कि आप उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को गवाह के लिए बुला लेते हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी मंत्री है, पूर्व मंत्री, जो जेल है, जो आना आप गवाह के लिए नहीं बुलाते हैं, और वो आना चाह रहे हैं, तो वो आना चाह रहे हैं, अपना लिखित बयान भेज देता है और प्रेस को जारी करना पड़ता है वो। तो ये सरकार की पूरी प्रतिभा। और कोयले घोटाले में आप देखिए, सीबीआई के पास जो हलफनामा था उसको बदलवाने में भूमिका, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अधिकारी बैठा हुआ था, यह भी स्पष्ट हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने डांट भी लगाई, ऐसी डांट आज तक किसी सरकार को नहीं मिली होगी जैसी शर्मनाक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है इस सरकार के विरुद्ध। तो पूरी प्रतिभा उसमें लग रही है इस सरकार की। उसमें आप कैसे, मुझे तो संदेह है कि जो फाइलें गायब हुई थी 17 अगस्त को जो खबर आई थी, उसमें 1993 से 2005 के बीच जो 45 आवेदन दिए गए थे उनसे संबंधित फाइल गायब होने की सूचना है। अब उसमें मान लीजिए अगर यह भी फाइल गायब होगी, जैसे नंद किशोर जी कह रहे हैं कि इतने बना देंगे ना फाइल मिलेगी ना कुछ होगा, और अंत में कुछ स्पष्ट होगा ही नहीं देश के सामने, तो यह संभव है दिलीप जी कि यह भी फाइल वहां पहले से ही गायब हो चुकी हो।
वो पारिक को परेशान करने के लिए भले सब कर दिए हो, लेकिन ये फाइल भी इसकी मिलेगी, इसमें हमको संदेह है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिजिम चेंज तो खैर बात का विषय है, रिजिम चेंज तो होगा नहीं होगा वो देश की जनता जानेगी, क्योंकि 2008 18 जुलाई 2008 को लोकसभा में जो बहुमत का था उसमें करोड़ों रुपए दिए गए, देश के सामने स्पष्ट था कि घूस दे के सांसद खरीदे गए हैं, लेकिन वो विपक्ष उसको प्रूफ नहीं कर पाई, जनता के अंदर विश्वास नहीं दिला पाई, और उतने बड़े भ्रष्टाचार के बावजूद ये सरकार वापस आ गई है। इसलिए पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस समय देश में यह बात अवश्य है कि यह सरकार का जो स्वरूप बन रहा है कि इस सरकार के लोग अपनी सत्ता का लाभ उठा के पूंजी शाहों, नौकर शाहों के साथ मिलकर राजनेता देश के खजाने को, हमारी कमाई को लूट रहे हैं। पर्दाफाश होने पर उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसमें बच भी जाते हैं, और कोई ईमानदार अधिकारी आवाज उठाता है उसको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस समय यूपीए सत्ता का जो है मूल इसका चरित्र है हमारे सामने। इसमें मुझे उम्मीद नहीं है विशेष कि इससे आगे होगी। और सीबीआई को तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वो पुलिस में अधिकारी हैं तो वहां चोर है, और सीबीआई में आते ही सारे सत्य हरिश्चंद हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 50% अधिकारी और उसमें जो नीचे के हैं सब तो डिप्टेशन पर होते हैं उसमें। जी, जो दो पहलू हैं नंदकिशोर जी, आप ये देखें कि कैपिटल जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, खास करके कुमार मंगलम बिरला का नाम इसमें लाया गया जी। हालांकि पहले भी नाम इसमें आए हैं उद्योगपतियों के, विजय दारदा या नवीन जिंदल के नाम इसमें आए हैं, लेकिन आप ये देखिए कुमार मंगलम बिरला के जो उद्योग है, उनका जो व्यापार है, वो किसी सरकार के साथ या सरकार के विपरीत कोई इस तरह का उनका व्यापार नहीं है। बहुत पुराना व्यापारिक घराना रहा है, और लगातार उनके हिंदुस्तान से बाहर भी जाके उन्होंने अच्छे व्यापार स्थापित किए 40 देशों में जी। और आप देखें टाटा कम्युनिकेशन, उनके ऊपर भी सरकार के दौरान कई जो बड़े घराने, वोडाफोन, सुनील मित्तल 2G में, केजी जो बेसिन गैस वाले में मुकेश अंबानी, फिर टेलीकॉम 2G वाले में आपने देखा अनिल अंबानी, तो ये तमाम रुइया साहब, खेतान साहब, तमाम लोग बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं इस वक्त कई तरह के कुछ जो घोटाले हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनको नामित किया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है उपेंद्र जी? अब इसके पीछे एक तो वही है कि वो कंफ्यूज करने के लिए किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों को इसमें डाल दो जिसके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो पूरा इंडस्ट्री है वो डगमगाने लगे, पूरा शेयर मार्केट हिलने लगे। उसके बाद बोले कि भाई ठीक है, ये देश हित में नहीं है, राष्ट्रीय हित में नहीं है, देश के आर्थिक हित में नहीं है, क्योंकि ये सब जो प्रोड्यूसर्स या जो प्रोडक्शन है उसको ये लोग मैनेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन को ऑन कर रहे हैं। मतलब देखिए जितने भी जो अनियमितताएं हो रही है, जो अनियमितता में वो लोग बहुत, कुमार मंगलम बिरला जैसे जो उद्योगपति हैं, उनको जब आप इस तरह के सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं किया जाना चाहिए, करना चाहिए, सीबीआई काम करे, लेकिन सीबीआई की जो जहां पे जिस तरह से जांच हो रही है वो कई सवाल खड़ा करते हैं। इसमें वही है ना, मैं कह रहा हूं ना, किसी जो इसमें जिनके जिनके नाम आ रहे हैं दो कैटेगरी में उनको आप बांट सकते हैं। एक तो है कि जो प्रोडक्टिव इंगेजमेंट्स में है, और दूसरा जो नॉन प्रोडक्टिव इंगेजमेंट्स में है। नॉन प्रोडक्टिव मतलब है कि आपके पास कोई बिजली का प्रोडक्शन नहीं करना है, लोहे का प्रोडक्शन नहीं करना है, फिर भी आप कोयला ले रहे हैं और बिचौलिया बन करके एक हाथ से ले रहे हैं, दूसरे हाथ प्रॉफिट बेच रहे हैं। तो ये जो बिचौलिया ले रहे हैं, जो नॉन प्रोडक्टिव लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, जो पैसा कमाने के लिए जो अपने सत्ता का रसूख दिखा रहे हैं, वो जो बिचौलिया पूरी तरह से बिचौलिया, जिनका अपना कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ अपना ही नहीं है, लेकिन वो ले करके अपना बेच रहे हैं। ऑनरशिप लिया, लाइसेंस लिया, ये लाइसेंस लेकर के इधर बेच दिया, वो पैसा कमा रहे हैं, धन ऐसे लोग हैं। और दूसरे हैं जो कि प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, इनका अपने प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन करना है, तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का जी। इन्वेस्टिगेशन जो नहीं हो रहा है, हाँ, तो वो उल्टा हो रहा है, पकड़ना चाहिए था, हमको नहीं पकड़ा जा रहा है। कॉर्पोरेट लॉ भी थोड़ा पढ़ा है व्यापार में। आज हिंदाल्को का मैनेजिंग डायरेक्टर, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मिस्टर भट्टाचार्य है। कुमार मंगलम कंपनी के चेयरमैन है। डे टू डे अफेयर सारे, यदि कोई गलत काम हुआ है तो मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्यों नहीं आना चाहिए? जो सीईओ है, जो सारी चीज को डील करता है, फिर क्या गलत किया ये बताएं। पारिक के एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो छापे मार रहे हो तुम कंपनियों पे, पारिक के घर भी मार के देख लेते क्या कुछ है उसके घर या नहीं है। आखिर इस देश का रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सारे प्लम पोस्टिंग पाते हैं, जो इनके प्लायबल हैं, जो इनके कहना मानते हैं, उनको कहीं ना कहीं फिट किया जा रहा है। तमाम तरह सैकड़ों पद ऐसे क्रिएट कर दिए हैं जिनको बिठाते हैं।
जो लोग जैसे अवधेश जी बता रहे थे, मान लो पारिक को या एससी गुप्ता को कोई पोस्ट नहीं दी गई क्योंकि इन्होंने कहने नहीं माने तो अब इनको साथ लपेट लो, निकलेगा क्या? मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है तो मेरे से ये तो बताओ भाई आपने ये गलत काम किया, इसके कारण ये आपको लाभ हुआ, क्विड प्रो क्यों तो नहीं है ना। अगर मैंने कोई गलत काम किया उसके कारण से मैंने 500 200 50 करोड़ 10 करोड़ कोई लिए विदेशी बैंक में जमा कराए, कुछ तो करूंगा ना मैं जी। प्रोसीजरल यदि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते किया तो अल्टीमेटली सिग्नेचर मनमोहन सिंह के। और सारे मामलों में जायसवाल का नाम क्यों नहीं आ रहा? अगर फाइलें गुम हो रही हैं, डिपार्टमेंट का हेड है, नाम क्यों नहीं आ रहा? निक्को के जायसवाल का नाम आया, रिश्तेदारी आई, फिर धीरे धीरे उस चीज को दबा दिया गया। कुमार मंगलम का ऑल ऑफ ए सडन पिछले 4-6 महीने से जब से कोल स्कैम की बात आई, नवीन जिंदल का पहले दिन से नाम था, मीडिया में झगड़ा था, जी वाले उन्होंने अंदर करा दिए, ये करा दिए। कुमार मंगलम का अचानक एकदम नाम सुना है मैंने तो, एटलीस्ट आप वरिष्ठ पत्रकार 3 बैठे हैं और फिर भी है तो बताओ ना क्या गलत किसने किया है? कोयला निकाल के बेचा है क्या? निकाला भी है या निकाला? कुछ नहीं बता रहे। 14वीं एफआईआर दर्ज जस्ट टू कंफ्यूज और पूरे हमारे देश की प्रतिभा को काम करने से रोकेंगे। आज आपको ध्यान है पिछले 5 साल में इस देश का जितना व्यापारी है बड़ा, उन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया, जितना एफडीआई इंडिया में आया है उससे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा बाहर गया है। क्यों? क्यों हम यहाँ ऐसा माहौल बना रहे हैं कि ईमानदार आदमी काम ही ना कर सके और वो जाके विदेशों में अपनी फैक्ट्रियां अपने काम को शुरू करे। इस चीज को भी हमें देखना होगा कि इस देश के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग हट जाएंगी, केवल सर्विस टैक्स के भरोसे और केवल हम चाइना का गुड्स बेच के 125 करोड़ के लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। पिछले 5 साल में रोजगार के अवसर घटे हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ शून्य है और कितनी इंडस्ट्री आप बंद दिखा दूं, आप एक रोड पे निकल जाएं यहां से बंबई तक, मैं आपको हजारों इंडस्ट्री बंद क्यों है? क्योंकि इस देश की नीतियां अच्छे काम करने वालों को धीरे धीरे बाहर करने की, केवल बड़ा स्कैम करो, बड़े मोटे पैसे कमाओ और उसको रियल एस्टेट में वडरा की तरह या अन्य लोगों की तरह लगाओ। जमीनों में सारा पैसा लग रहा है, सारा डायमंड्स में लग रहा है और धीरे धीरे इस देश की इंडस्ट्री को दबाया जा रहा है। 14-15% के ब्याज पे कोई इंडस्ट्री वर्ल्ड में कामयाब नहीं हो सकती। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।